हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का एक और नया टॉपिक, जहां पर हम जानेंगे, पहचानेंगे किसको, पोटेंशियल एनर्जी को बहुत अच्छे से समझेंगे, हौलू हौलू समझेंगे और अपने अंदर उतारेंगे, यानी कि अपने रूह में और अपने अंदर सिस्टम में इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से उतार लेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत हमको बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है। आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पहुंचोगे, वहां हम और बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। यहां थोड़ी सी झलक आपको दिखेगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, बट उससे ज्यादा बात हम करने वाले नहीं है, क्योंकि हमको ग्रेविटेशन चैप्टर में जाकर वापस इसके डिस्कशन करना होगा। हमेशा की तरह मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये तो मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूं कि आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, हमारी रिपोर्ट्स आपको सबसे अच्छी ही मिलेगी, है ना। आप लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पानी की बोतल, पेन, पेपर, अपने नोट्स लेकर बैठे। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाता है, कहीं क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो को पॉज करें, लेक्चर में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट करके एंगेज करिए, बताइए मुझे कि मैंने तो कर लिया था सर, मुझसे आंसर आ गया था। और उसके बाद वापस वीडियो को चलाकर देख लीजिए आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। अगर कुछ गलती हो रही है तो उसको सुधार लीजिए, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे बता दीजिए कमेंट्स में, लेकिन बिल्कुल एक्टिव रहिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। ये जो मॉड्यूल है जो हमने आपके लिए बनाया गया है, ये नीट के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देते हैं, DPPs आपको देते हैं लेक्चर के साथ। DPP का वीडियो सोल्यूशन आपके सामने आता है, PYQs आपके लिए आते हैं, चैप्टर वाइज MCQs आपको कराए जाते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन आपके लिए हो रहे हैं। साथ ही साथ वीकली टेस्ट पेपर के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रोवाइड करें, क्योंकि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां पर आकर आप टेस्ट दे सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आस्क योर डाउट का सेशन, आस्क योर डाउट का लिंक आपके पास ऑलरेडी रहता है, जहां से आपके डाउट हमारे पास डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज हमें पढ़ना है भाई पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई यू से, किससे, कैपिटल यू से। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर साफ साफ उसने बिना किसी इधर उधर बात को घुमाए बोल दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइन ही की गई है किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, है ना। तो ये बात आप दिमाग में डाल लीजिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात हो रही है तो ये बात पक्की है कि वहां कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है। क्या है, वहां कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इन्वॉल्व है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा सर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, तो आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे क्या, नहीं, तब पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं होगी। अच्छा, फिजिक्स में ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिफाइंड नहीं है। क्या क्या बोल दिया सर आपने, क्या बोल दिया, मैं बोल रहा हूं देयर इज नो सच थिंग लाइक, देयर इज नो सच थिंग, देयर इज नो सच थिंग लाइक, there is no such thing like potential energy at a point, है ना। ये किससे निकलता है, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट कैसे निकलता है, जुगाड़ से निकलता है ना। किससे निकलता है, जुगाड़ से निकलता है। हम किसी एक लोकेशन की पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, ये हमारा जुगाड़ होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिफाइन हो जाती है उस केस में। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट जैसी कोई चीज डिफाइंड नहीं है। जब भी आप बात करते हो तो आप पोटेंशियल एनर्जी की नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो। किसकी बात करते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो, है ना। यानी कि UF फाइनल माइनस U इनिशियल। अगर आप किसी भी तरीके से, किसी भी जुगाड़ से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो तो फिर आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। समझ रहे हो कि नहीं। ये आपका क्या है, ये जो आपने माना है ये जुगाड़ है। क्या है ये, जुगाड़ है। अब यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं, ये क्या है भाई, इसको क्या बोलते हैं, गुलेल बोलते हैं भाई हम लोग क्या बोलते हैं, गुलेल बुनते हैं, गुलेल बोलते हैं। तो आप क्या करते हो भाई, पत्थर फंसाते हो, खींचते हो इसको क्या बोलते हैं, रबर को, है ना। अब इस रबर के अंदर क्या आप वर्क कर रहे हो, ये वर्क रबर के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन के क्या हो जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। अब जैसे ही वर्क अपने हाथ को छोड़ते हो तो ये जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है ये क्या करती है, इस पत्थर को आगे की तरफ फेंक देती है ना। इसलिए ये इमेज मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। तो आप ये समझ गए कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी तो वहां पर एक फोर्स जो होगा, जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, कैसा होगा नेचर में, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट है, it arises from the configuration of the system or position of the particles in the system. Work done by the conservative force is nothing but negative of change in potential energy. ये आया काम का एक तीर हमारे पास, है ना। ये है भैया काम का तीर, ये क्या है, इससे हम मार सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस को, ठीक।
वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम जब हमने पढ़ा था तब वहां पर वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस था, विच इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था। बट यहां पर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। दोनों एक ही तरीका है, दोनों एक ही चीज है। तो UF माइनस UI इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये भी आप याद रखिएगा, कोई नई चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है, उसी को घुमा फिरा के बता दिया है, लेकिन हाँ इस तरीके से भी आपको फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। व्हाट इज WC? WC इज दी वर्क डन बाय दी कंजर्वेटिव फोर्सेस। अच्छा, वर्क डन बाय दी कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या पाथ पे डिपेंड करते हैं? जल्दी से वीडियो पॉज करो, कमेंट में जाके मुझे बताओ, वर्क डन बाय दी कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या डिपेंड करता है पाथ पे? नहीं सर, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। चलिए, वेरी गुड। द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, दूसरी तरीके से अंग्रेजी को पलटा के बोल दिया गया है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, UF माइनस UI नेगेटिव आ जाता है तो उसको लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, विच इज नथिंग बट इक्वल टू द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर है? पक्का? हाँ कि ना? इसका मतलब यह है कि जब भी वर्क करता है कंजर्वेटिव फोर्स तो उससे पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है? लॉस ही होता है। ठीक है ना? फॉर्मूला समझ गए? हाँ सर समझ गए। अच्छा, एक थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्कशन करें, जरा आओ बातचीत करते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें सिखा कर गया, वर्क एनर्जी थ्योरम हमको सिखा गया कि वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस इज नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इसका मतलब ये है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस मतलब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, और जो जो फोर्सेस हो सकते हो, है ना, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। क्लियर? अब मुझे अगर ये बोल दिया जाए, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इतने सारे फोर्सेस तो हम चलो कंसिडर करते ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई नंबर ऑफ फोर्सेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक, बट अगर हम इसका एक स्पेशल केस लें, क्या बोले हम? ये बोले कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस बाकी सारे फोर्सेस को मैं बोल दे रहा हूं कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स है ना? कोई एक्सटर्नल फोर्स है। अब एक्सटर्नल फोर्स कैसा भी हो सकता है, वो टेंशन का हो सकता है, वो नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है भैया? एक्सटर्नल फोर्स है और उसके द्वारा किया गया वर्क डन है। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। ओके, मैंने ये बोला कि अब जो भी वर्क हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं ला रहा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बनी हुई है। नहीं आई बात समझ में? ओहो हो। मैंने ये बोला, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि अब हम जो भी वर्क कर रहे हैं नाउ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। अब वो बोलेगा कि भाई कोई भी वर्क आप परफॉर्म कर रहे हो, आप एक पत्थर को उठाकर धीरे से यहां लेकर आ रहे हो, इतने धीरे ला रहे हो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट बनी हुई है। आप इस तरीके से वर्क परफॉर्म कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? आपको क्वेश्चन में ऐसा मेंशन रहेगा कि ग्रेजुअली लेकर जा रहा है ऑब्जेक्ट को, स्लोली लेकर जा रहा है ऑब्जेक्ट को, तो आपको पहचानना है उससे। आप कैसे पहचानोगे कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है? जब भी ऐसे वर्ड्स लिखे हो, स्लोली, ग्रेजुअली, वेरी स्लोली, ऐसे क्वेश्चन में वर्ड लिखे रहते हैं ना, तो आपको पकड़ लेना है कि भाई जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा है उससे जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट को आप हल्लू धीरे धीरे लेकर जा रहे हो। तो अगर ऐसा लिखा रहता है, ऐसा अगर लिखा रहेगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 0। ओके, दिस इंप्लाइज वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ये इंपॉर्टेंट केस है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना? ये आप कब लगा सकते हो? जब ये कंडीशन फॉलो हो, तभी आप वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स को नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स के बराबर बोल सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो आप पोटेंशियल एनर्जी देख रहे थे वो थी क्या? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स या नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि UF माइनस UI। हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ कि ना? बिल्कुल, बहुत शानदार।
लेकिन अब देखो, आप ध्यान से सुनना, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स को क्या मैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय दी ये बोल सकता हूं, बाय द एक्सटर्नल फोर्स? नहीं, ओहो, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ये बोला जा सकता है। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, बोल सकता हूं क्या? हाँ, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स को आप क्या बोल सकते हो? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। कब? when change in kinetic energy is equals to 0, when change in kinetic energy is equals to 0, हम बोल सकते हैं work done by the external force is nothing but change in potential energy या UF minus UI। समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। पक्का? जी सर पक्का, 100% क्लियर। तो आप देख रहे हो कि ये जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स है ये हमेशा नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ये हमेशा, दिस इज ऑलवेज वैलिड, दिस इज ऑलवेज वैलिड। बट अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा लिख दे रहा हूं, तो आप समझ जाना कि दिस इज वैलिड ओनली व्हेन, वैलिड व्हेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ओके हाँ सर समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। ये बताएं आपको कब समझ में आएगा? ये आपको समझ में आएगा जब आप ग्रेविटेशन में पहुंचोगे। ग्रेविटेशन में आपको दिखेगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक मास को खींच रहा होगा अपनी तरफ, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो वर्क कर रहा होगा, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर आ जाएगा। बट आपको वहां पर क्या करना होगा कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वो ऑब्जेक्ट जब किसी मास की तरफ खिंच कर जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ना बदले, वो वेलोसिटी कांस्टेंट रखे अपनी। तो आप क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट पर बाहर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे, तो अब क्या होगा, आप वर्क डन करेगा वो एक्सटर्नल फोर्स, समझे मेरी बात? वर्क डन बाय दैट एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यही कंसेप्ट काम आने वाला है वहां पर। इसलिए मैं इतना एम्फेसिस करके, इतना चिल्ला कर बोल रहा हूं कि या तो आप ये देख लो जो हमेशा वैलिड है, इसी का एक स्पेशल केस बनता है जब आप काइनेटिक एनर्जी 0 कर देते हो, काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 कर देते हो, तब आपका जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाता है। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? जी सर। तो अभी तक जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो तो है ये फॉर्मूला, इसको इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। ये जानना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट कभी भी डिफाइंड नहीं होती, लेकिन हम एक जुगाड़ मानते हैं। क्या मानते हैं? एक जुगाड़ मानते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेंगे, उसको 0 मानने के बाद हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं? ओके। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं ऐड करता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ना सिस्टम की डिफाइंड होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड for a system, is always defined for a system। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की डिफाइंड होगी। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है, देखिए जब आप ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, है ना, या मान लीजिए चलिए एक सिस्टम ये है, एक मास ये है, एक मास ये है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये एक सिस्टम है, मान लीजिए r डिस्टेंस दूर है, ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मैं इस मास को उठाकर दूर रख देता हूं, ठीक है ना, ये मास यहाँ पर रखा हुआ था m1, अब मैंने क्या किया, r1 डिस्टेंस पे जाकर ये मास रख दिया, ये मास उठाकर मैंने इधर रख दिया, तो अब क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गई। सो दिस इज सिस्टम 1, दिस इज सिस्टम 1 एंड दिस इज सिस्टम 2, दिस इज सिस्टम 2। अगर आप बुक्स देखोगे तो बुक्स में इस चीज को कॉन्फ़िगरेशन भी बोलता है। क्या बोलता है? कॉन्फ़िगरेशन। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफाइंड होती है ना। सो दिस इज कॉन्फ़िगरेशन 1, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन 2, कॉन्फ़िगरेशन 2, है ना। आप बोलोगे भैया ये आपका इनिशियल सिस्टम था, मतलब इनिशियल कंडीशन ये थी, तो यहां पर आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताओगे, ठीक, और यहां पर जाकर आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताओगे, ठीक है ना। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से माइनस जब आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो आपको वर्क डन बाय दी कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव मिल जाएगा कि कितना वर्क परफॉर्म हुआ था इस सिस्टम को इस सिस्टम में बदलने के लिए। समझे कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जब आप ग्रेविटेशन में जाओगे।
ये आप बात समझ गए कि हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगी वो किसी कन्फिग्रेशन की होगी, किसी सिस्टम की होगी। इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिफाइन नहीं होती है। हमेशा आप बात करते हो तो बात करते हो कंपैरिजन में कि कितनी ज़्यादा है, डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। ओके, समझे या नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए। चलो अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये शायद वर्क एनर्जी के हैं तो हम वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। द पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम इज एट रेस्ट, द वर्क डन टू एक्सेलरेटेड बाय 20 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। आपको बोला है रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी बोला है 20 मीटर पर सेकंड हो गई है। एक्सेलरेट हो के वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगना चाहिए? 10 सेकंड टाइम लगना चाहिए, 10 सेकंड। मास कितना दिया है? 50 kg। मास कितना दिया है? 50 kg। पार्टिकल ऑफ मास, द वर्क डन टू एक्सेलरेट इट टू, ठीक है। चलो तो हम यहाँ जानते हैं कि वर्क डन इज नथिंग बट, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम में और किसमें? हमारी पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। यहाँ पर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस है विच इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और जो हम दूसरा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नथिंग बट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलिए वेरी गुड। तो आप यहाँ पर देखिए हमको वर्क डन निकालना है ना। कोई फोर्स हमको दिया नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमको दिया नहीं है, तो हमको वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, क्यों? क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है आपका, आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रही है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकाल लोगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लोगे हाफ इंटू मास इंटू वी का स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू मास कितना है? मास कहाँ है? 50 kg। ये मास कितना है? 50 kg इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी है 20, तो 20 का स्क्वायर यानी कि 20 इंटू 20। लो 2 से काट दिया, ये 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया जूल। क्या हो गया? जूल। तो 10 टू द पावर 3 जूल आंसर आ गया, है ना। नहीं 10 टू द पावर 1 2 3 4 4 जूल, 10 टू द पावर 4 जूल। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास m वाज स्लोली पुल्ड अप द हिल बाय अ फोर्स। ये तो मैंने शायद आपको लेक्चर में भी समझाया है, पिछले जिस दिन हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर रहे थे जिस लेक्चर में, उसी लेक्चर में मैंने आपको इस क्वेश्चन की भी बात शायद की है। अ बॉडी ऑफ मास m वाज स्लोली पुल्ड अप द हिल बाय अ फोर्स F which at each point was directed along the tangent of the trajectory. All surfaces are smooth. Find the work performed by the force. अच्छा, ये मास रखा हुआ है, मास पे फोर्स लग रहा है F। ये मास रखा हुआ है, मास पे फोर्स रख रहा है F, और ये ऐसी ऊबड़ खाबड़ जगह से फोर्स इसको लेकर जाएगा कहाँ पर? इस हाइट पर लेकर जाएगा, ठीक। पहले तो मुझे बताओ कि इस पर फोर्स क्या क्या लग रहे होंगे। पहले तो मुझे बताओ इस पर फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे। पहले तो लग रहा होगा वेट इसका mg। क्या लग रहा होगा? पहले तो बताओ इस पर फोर्स, इसका वेट खुद का एक्ट कर रहा होगा नीचे की तरफ mg। ओके, आगे की तरफ लग रहा है F, दिख रहा होगा आपको। और सरफेस इस पर क्या लगाएगा? एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। सरफेस इस पर क्या लगाएगा? एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। फ्रिक्शन का भी फोर्स लगता अगर सरफेस स्मूथ ना होता। जिस सरफेस पे वो चल रहा है वो सरफेस खुद क्या है? स्मूथ है, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकता। तो यही 3 फोर्स लग रहे हैं। ओके, सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। क्या पूछ रहा है वो? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या पूछ रहा है? बॉडी ऑफ मास स्लोली, अच्छा ये देखो पकड़ लिया, ये देखो स्लोली, स्लोली, ये देखो, ये देखो स्लोली, ग्रेजुअली, वेरी स्लोली, ऐसा कुछ लिखा होगा तो आपको पकड़ लेना है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या है? 0 है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या है? 0 है। तो ये स्लोली यहाँ पर मैं स्टार बना रहा हूँ और इसी को क्या कर दे रहा हूँ? 0, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन करके दिया हुआ है स्लोली। क्या मेंशन करके दिया हुआ है? स्लोली। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 कर दो, ठीक है। ओके, तो कौन कौन से वर्क डन होंगे भाई? वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स, वर्क डन बाय द F फोर्स, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू 0। चलो वेरी गुड। वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स कितना होगा मुझे बताओ। देखो, हमको जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास आता है हमको सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस देखनी होती है कि वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर की है इस मास ने। वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर की है? कितनी कवर की है? h कवर की है। फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा? माइनस mgh। कितना हो जाएगा? माइनस mgh, ठीक है। प्लस वर्क डन बाय द फोर्स F तो निकालना है हमें, प्लस वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, इसके बारे में क्या कह सकते हो? वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, इसके बारे में क्या कह सकते हो?
सर जब आपका मास यहां पे है, जब आपका मास यहां पर है तो नॉर्मल रिएक्शन उसके परपेंडिकुलर लग रही है सरफेस के, हाँ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब आप ये देखिए कि एंगल बन रहा है 90 डिग्री। सिमिलरली अगर आपका मास यहाँ पहुँच जाता है, मान लीजिए अगर आपका मास यहाँ पहुँच गया है ना, तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ये, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी 90 हो जाएगा डिग्री, अरे हाँ कि ना। तो आप देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में क्या है, 90 डिग्री का फर्क है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। ठीक, तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय द एफ फोर्स इज नथिंग बट पॉजिटिव ऑफ mgh। ओके, पक्का जी सर पक्का। एल दिया हुआ है यहाँ पर एक ऑप्शन में, एल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वर्क डन बाय ये भी नहीं होगा, वर्क डन बाय द एफ फोर्स इज नथिंग बट mgh। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 300 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय स्लाइडिंग 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, एक ट्राइंगल बनाएंगे यानी कि इंक्लाइंड प्लेन बनाएंगे, एक हमने क्या बना लिया, इंक्लाइंड प्लेन बना लिया। दिनक दिन धा दिनक दिन धा दिनक दिन दे दिनक दिन दे दिनक दिन धा दिनक दिन दे, बोलो हाँ जी हुजूर। बेटा थोड़ा सा बड़े हो जाओ, अरे चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आइए। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय स्लाइडिंग 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर। अच्छा ओके, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, 10 मीटर की हाइट है, 10 मीटर की हाइट है, वर्क इज डन बाय स्लाइडिंग 2 kg ब्लॉक बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट, चलो ठीक है, यहाँ पर हमने एक मास रखा है, ठीक। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय स्लाइडिंग 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन, 2 kg ब्लॉक है, मास लिख ही देता हूँ, 2 kg का ब्लॉक है, ऐसे स्लाइड करके ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं कि हाइट अचीव कर ले कितना, 10 मीटर का। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अब मान लीजिए फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, ये तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक तो एक्ट करेगा भैया mg, एक एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन, एक एक्ट कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स, और एक एक्ट कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स F, जिसके कारण ये मास ऊपर मूव कर रहा है। ठीक, अच्छा ठीक है, ओके। स्लाइडिंग भी बोल दिया है, 300 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय स्लाइडिंग 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि आप स्लोली ले जा रहे हो। उसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी ये है कि आप क्या ले जा रहे हो, स्लोली ले जा रहे हो, ठीक है ना। तो इसका क्या सेंस हुआ, सेंस ये हुआ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप क्या कर दो, 0 कर दो। आओ, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको आपने बोल दिया है कि 0 रहेगी। कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन एंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, कैपिटल F इज इक्वल्स टू 0। वो बोल रहा है कि 300 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय स्लाइडिंग, मतलब किसने वर्क किया है, इस फोर्स ने, यही तो स्लाइड करा रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 300 जूल। 300 जूल का वर्क कर दिया भैया एक्सटर्नल फोर्स ने। ओके, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन के बारे में क्या कह सकते हो, यानी जो नॉर्मल रिएक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों परपेंडिकुलर है। नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो कि नहीं, तो यहां पर भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हो, mg नीचे की तरफ लग रहा है और आप वर्टिकल हाइट कितनी डिस्प्लेस करने वाले हो, 10 मीटर, हाँ कि ना, हाँ सर, mg नीचे की तरफ 10 मीटर ऊपर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस mg इंटू h प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, ये निकालना है क्या आपको, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ठीक, तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स हमें निकालना है, माइनस मास दिया हुआ है आपको 2, g की वैल्यू है 10, h है 10, चलो, प्लस 300 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ओके, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स माइनस 300 प्लस ये हो जाएगा 200, तो ये आ गया कितना, माइनस 100 जूल। वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन है 100 जूल। अच्छा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन पूछता तो, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना आया है,
वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स आया है -100 जूल, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। लेकिन वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स पूछेगा तो क्या बोलोगे? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट क्या वर्क डन होगा? इसको पॉजिटिव कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? +100 जूल। लो भैया, +100 जूल। क्लियर? चलिए, शानदार, 1 नंबर, जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी यानी कि हमारी स्प्रिंग एनर्जी जो होती है, वो सब हमको पढ़ना है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी देखो, ग्रेविटेशन हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है या नहीं भी है तो सुन लो मेरी बात। ये मास m1 है, ये मास m2 है ना। हम क्या करते हैं, इन मासेस का कन्फिग्रेशन बनाते हैं, यानी कि सिस्टम बनाते हैं। अब ये इतनी दूर दूर रखें, अब ये इतनी दूर दूर रखें, इनकी दूरी बदल सकती है ना, हमेशा r1 थोड़ी ना रहेगी, है ना। एक मास रखा हुआ होता है, एक मास को मैं लेकर आता हूं इन्फिनिटी से, उठाकर यहां रखता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, दूसरे मास को उठाकर लाता हूं इन्फिनिटी से, उसको दूसरी डिस्टेंस पे रखता हूं। ऐसा मैं आपको बताऊंगा ग्रेविटेशन में। अभी आप समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, मत समझो इतनी सारी चीजें। बस इतना मान लो कि हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। मैं इसी की बात कर रहा था। यही हमारा क्या है? जुगाड़ है। ये हमारा क्या है? जुगाड़ है। हमने जैसे ही एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी तो भैया दूसरे पॉइंट की तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं ना मैं। आप ही ने बताया था सर कि पोटेंशियल एनर्जी ऐसी चीज डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। U1 - U2, U2 - U1 ये डिफाइंड है। अगर मैं U2 - U1 में से U1 की वैल्यू को 0 मान लूंगा तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी U2 की नहीं आ जाएगी। बस यही जुगाड़ लगाना है, ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है अभी इस कन्फिग्रेशन की, वो है माइनस, उसका फॉर्मूला है सिंपल -G m1 m2 अपॉन स्मॉल r1। ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला जो आपको आगे जाके बहुत देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि ऐसी चीजें आपने देखी हैं कभी? कैसी चीजें? जब आप किसी भी मास को, मान लीजिए मास m है ना, इस मास को आप उठाकर इस पर्टिकुलर हाइट पर लेकर आ रहे हो, है ना, इस मास को आप इस हाइट पर लेकर आ रहे हो, h हाइट पर। ठीक, तो मुझे बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वर्क कर रहे होगे ना आप? नहीं, अरे आप वर्क कर रहे होगे, आप उठाकर इसको लेकर आ रहे होगे, यहां रख रहे होगे, ठीक है ना, h हाइट पर। अच्छा, इस पे फोर्स कौन सा लग रहा होगा? सर इस पे लग रहा होगा नीचे की तरफ वेट, जो कि क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है ये? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है ये? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है ना। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा? आप बता सकते हो क्या मुझे? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। अच्छा बताओ, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होगा सर, mg लग रहा है नीचे की तरफ, है ना, mg लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो माइनस ऑफ mg h हो गया। अरे हाँ कि ना? हाँ सर हो गया, पक्का? हाँ सर। अच्छा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UF - UI, है ना। इसको मैं I मान लेता हूँ, इसको मैं F मान लेता हूँ। ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन थी। हाँ ओके, UF - UI हो गया। अच्छा, हमने अभी अभी पढ़ा कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर ऐसा बोल सकते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर मैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स लगा दूं तो क्या वो UF - UI के बराबर हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। अच्छा, इस पे एक माइनस लगा दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो UF - UI किसके बराबर हो जाएगा? mg h के बराबर हो जाएगा। तो एक अच्छा फॉर्मूला हमारे पास आया, UF - UI इज इक्वल्स टू mg h। ओके 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 ओके, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया mg h, जिसको आप सीधे सीधे mg h बोल देते हो। इसमें हम ये मानते हैं कि ये जो हमारी इनिशियल पोजीशन है, ये हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। ये क्या है? हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हम मान लेते हैं कि ये 0 है। ये हमारा क्या है? अजम्पशन है, ऐसा हमने मान लिया है। ठीक है ना। तो अगर मैं इनिशियल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूं तो फिर मेरे पास इस फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है कितनी? mg h।
पक्का 100% समझ आया? इतना नोट करना है आपको, ये भी नोट करिए। ये कर लिया है तो ये भी कर लो, ये कर लिया है तो ये भी कर लो, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ भाई, तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई कि जो आपने पोटेंशियल एनर्जी का चेन निकाला, ये भी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही है। UF माइनस UI इज इक्वल टू mgh। ये आप जाके ग्रेविटेशन में समझोगे कि ये फॉर्मूला हम कब यूज़ कर सकते हैं, हमेशा यूज़ करना सही है या नहीं। अच्छा, तो जब ये फॉर्मूला आप यूज़ करते हो, मैं कहाँ पर लिखवा दूँ आपको, यहीं लिखवा देता हूँ कि जब अब आप पोटेंशियल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला यूज़ करते हो mgh, है ना, ये आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आप अर्थ सरफेस के बहुत पास हो, नियर टू अर्थ सरफेस हो, नियर टू अर्थ सरफेस हो, है ना। नहीं तो आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। आई मेरी बात समझ में? ओके, सब आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। बस इतना आपको याद रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब हम निकालते हैं तो वो ये भी है, वो ये भी है। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिफाइंड नहीं होती है। हमको हमेशा पोटेंशियल एनर्जी एक कन्फिग्रेशन के लिए, एक सिस्टम के लिए डिफाइन करनी पड़ती है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट मानते हो और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर लेते हो। आपका अजम्पशन होता है, ठीक है ना। जैसे ही आपने UI को जीरो किया था तो UI जीरो होकर UF की वैल्यू mgh के बराबर आ गई थी, बट एक्चुअल में आपने UF माइनस UI ही निकाला है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही निकाला है जो mgh के बराबर आया है। वो बात अलग है कि जुगाड़ से आपने इसको जीरो कर दिया है तो UF की वैल्यू mgh के बराबर आ गई है। क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए था, वो मैंने आपको बता दिया है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं। मीटर स्टिक ऑफ मास 400 ग्राम इज पिवोटेड एट वन एंड डिस्प्लेस्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। अब आप समझना, सेंटर ऑफ मास भी अभी आपने नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग दे देता हूं। यहां पर क्या है, जो आपके इस पूरे मीटर स्टिक का जो वजन होगा वो कहां एक्ट करेगा? इसके सेंटर ऑफ मास पे, इसके सेंटर ऑफ मास पे। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब इस पर जो वेट एक्ट कर रहा है वो यहां से एक्ट करेगा, mg जो एक्ट कर रहा होगा वो यहां से एक्ट करेगा, ठीक है ना। यहां भी एक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक। लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है मुझे बताओ। इस पूरे मीटर स्टिक का जो मास है वो एक्ट करता है इस पॉइंट से, तो वेट कितना हो गया? mg हो गया। आई बात समझ में? हाँ सर। थोड़ी देर बाद ये स्टिक यहाँ पहुंच गई, मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास था वो यहाँ पहुंच गया, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था mg, ये इसको वर्क करना पड़ा होगा, इसने वर्क किया होगा। अरे हाँ कि ना, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा अगर h हाइट ऊपर आप चले गए हो तो। समझ रहे हो कि नहीं? यही आपको फाइंड आउट करना है। वो पूछ रहा है द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है वो आपसे ये पूछ रहा है। नहीं आई बात समझ में? नहीं सर कुछ समझ नहीं आया, चलो वापस समझो। अभी इस कंडीशन में है आपकी मीटर स्टिक, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर, ये क्या है? आपकी इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। मैंने बोला दिस इज माय इनिशियल कंडीशन, मैंने इस इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया? जीरो मान लिया, ठीक, क्लियर है। इनिशियल कंडीशन थी ना, मान लो पहले ये नहीं था, ये नहीं था पहले, ऐसे देखो इसको, सिर्फ और सिर्फ ये मीटर स्टिक थी, ठीक है ना, अपने आप आराम से पड़ी हुई है। सेंटर ऑफ मास इसका ये है, क्या है ये? सेंटर ऑफ मास है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ सर समझ रहे हो। इसी पर वेट एक्ट करेगा, mg पूरा का पूरा नीचे की तरफ, ठीक है सर, ओके। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको मैंने रेफरेंस मान लिया और यहाँ पर बोल दिया कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। इसके बाद मैं इस मीटर स्टिक को उठाकर यहाँ ले गया, मतलब कुल मिलाकर इसका जो सेंटर ऑफ मास था वो उठ के कहाँ पहुँच गया? वो उठ के यहाँ कहीं पहुँच गया। मानते हो या नहीं मानते? हाँ सर, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। इसकी जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल लेंथ है, वो आपको कितनी दी गई है? 1 मीटर। कितनी दी गई है? 1 मीटर। क्लियर है? ओके। ये कितना हो जाएगा? ये भी 1 मीटर हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है सर। ओके, मुझे बताओ आप क्या वर्टिकल हाइट निकाल सकते हो कि कितनी हाइट ऊपर आपका ये सेंटर ऑफ मास जा चुका है? कितनी हाइट ऊपर आपका ये सेंटर ऑफ मास यहाँ तक जा चुका है, ये आप बता सकते हो क्या? बता तो सकते हैं सर। कैसे बताओगे? देखो, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल आधे डिस्टेंस पर होता है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई? आधी मीटर। कितनी हो गई है? आधी मीटर हो गई। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये लेंथ आधा मीटर है, तो ये कितना होगा? ये बताओ मुझे, ये कितना होगा? हाफ cos 60 होगा। हाँ सर, ये हो जाएगा हाफ cos 60। 60 कितना होता है? खुद 1/2 होता है।
60 कितना होता है, cos 60 1/2 होता है, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, यानी कि 1/4, हाफ इंटू हाफ 1/4 मीटर। अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल 1 मीटर है, ये सेंटर पर है तो ये आधा हो जाएगा, अगर ये 1/4 है तो ये कितना हो गया, 1/4 मीटर हो गया। हाँ सर, समझ पा रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये h हाइट निकालनी है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये कितना ऊपर चला गया, क्योंकि इसी पर क्या एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो पूछ रहा है कि इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी बता दो। ग्रेविटेशनल फोर्स जितना वर्क परफॉर्म कर रहा होगा वो बनेगा वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, और वही क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हो, तो मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को दूसरे रास्ते से निकाल रहा हूं, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स लगा के। तो यहां पर लग रहा है ये कंजर्वेटिव फोर्स कितना वर्क करेगा, mg नीचे की तरफ, h ऊपर की तरफ। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा, माइनस mg नीचे की तरफ ऊपर h, mg नीचे की तरफ h ऊपर की तरफ, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ uf माइनस ui, यानी कि ये माइनस से माइनस कट गया। m की वैल्यू है 400 ग्राम, यानी कि 0.4 kg, g की वैल्यू मैंने 10 ले ली है, h की वैल्यू आपने 1/4 मीटर निकाली है, h की वैल्यू आपने 1/4 मीटर निकाली है, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, इसको मैं 0 मान दे रहा हूँ। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले 0 मानी थी, अब देख लो कितनी आ रही है। आ जाओ, पॉइंट हटाया, काटा, 4 4, तो uf इज इक्वल्स टू कितनी आ गई, 1 जूल। कितनी आ गई, 1 जूल। पहले 0 मानी थी, इंक्रीज कितनी हो गई है, 1 जूल से इंक्रीज हो गई है। देख लो भाई, समझ में आया। अच्छा, इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, गलती क्या करते हैं बच्चे, बोलते हैं यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 ले ली, ठीक है ना, मान लो कोई दिक्कत नहीं है उससे। फिर बोलते हैं कि ये पॉइंट कितने ऊपर चला गया है, ये निकालते हैं, वो h डैश निकालते हैं, है ना, समझ रहे हो, वो ये डिस्टेंस निकालते हैं h डैश। वो बोलेंगे यार ये 1 मीटर है, ये 1 cos 60 हो जाएगा, पूरा 1 cos 60 यहाँ तक ले आएंगे, और बोलेंगे 1 माइनस 1 cos 60, इतनी डिस्टेंस h निकाल लेंगे और mg इंटू h लगा देंगे, जो कि गलत हो गया, जो कि गलत हो गया। आपको सेंटर ऑफ मास पे फोकस करना था इस क्वेश्चन में, आपको सेंटर ऑफ मास पे फोकस करना था, क्योंकि आपको वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। यहाँ लिख दूं क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना था, या ग्रेविटेशनल फोर्स समझ जाना, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना था। यार मैं इतना लिखूंगा तो इससे अच्छा है तो आप लिखो, इसको नोट बना के लिखो, चलो यहाँ पे लिख लेना इस चीज को। क्या हमको यहाँ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, यानी कि अगर मैं वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स निकाल लेता तो मुझे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो कैसे निकलेगा, मैं देख रहा हूं कि यहां पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, और वो कहां से एक्ट करेगा, वो सेंटर ऑफ मास से एक्ट करेगा। तो हमें बजाय इसके कि ये पॉइंट कितना ऊपर गया, हमें ये देखना है कि सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया। क्यों, क्योंकि उसी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर मैं एक वर्टिकल हाइट दे दूंगा तो मुझे वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स मिल जाएगा, और उसी को मैं इक्वेट कर दूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव से। क्लियर जी सर, एकदम क्लियर। आगे बढ़ो और बताओ क्या क्या है। हाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। Change in potential energy between any two points is defined in the terms of the work done by the associated conservative force in displacing the particle between these two points without any change in kinetic energy। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वर्क डन को आप इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हो, F वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। वर्क डन का ये फॉर्मूला है कि नहीं है, अरे यार F वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर नहीं था, याद करो, वेरिएबल फोर्स हो जाता है तो हम एफ डी आर लगा के इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इस तरीके से भी आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लगा सकते हो जब आपको फोर्स कैसा दिया हो, वेरिएबल दिया हो। कैसा दिया हो, वेरिएबल दे दिया हो। जब आपको कैसा फोर्स दे दिया हो, वेरिएबल फोर्स दे दिया हो, तो आप इस तरीके से वर्क डन निकाल सकते हो और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर सकते हो। अच्छा, वेरिएबल फोर्स कैसे कंजर्वेटिव होगा, कैसे कंजर्वेटिव नहीं होगा, इसकी कंडीशन आपको पता है ना, याद करो। आपको मैं कोई फोर्स दे दूं, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ये फोर्स है एफ एक्स आई कैप, एफ आई जे कैप, एफ जेड के कैप, है ना। अब ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है, इसके लिए मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी, याद आया, लेक्चर में देखा, लेक्चर में देखा कि नहीं देखा, देखा होगा तो समझ जाओगे कि कैसे बता सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं। ठीक, पक्का, हाँ। आगे बढ़े, चलिए। सबसे पहली बात यार, एक बहुत ही हमारा फेवरेट स्टूडेंट है गुजरात से, युग, है ना।
युग ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें मैं पर्सनली ऐड हो चुका हूं, है ना। वहां पर आप अपने डाउट्स अपने बच्चों से पूछ सकते हो। हमारा परिवार है वो बड़ा परिवार हो रहा है और मैं चाहता हूं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। मैं युग को बोल रहा हूं, मैं नहीं भी बोलूं युग तो आपको हर लेक्चर के कमेंट में जब भी आप लेक्चर देखते हो तो उस ग्रुप की एक लिंक डालिए, ताकि बच्चे क्या करें, उस ग्रुप को ज्वाइन करें और हमारा परिवार बढ़े, वहां पर हमारा डिस्कशन बढ़े। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है तो मैं वहां पर आपको शेयर करूंगा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा जो मैं आपसे वहां बात करना, क्योंकि मैं पर्सनली कनेक्टेड हूँ ना वहां तो आपसे, है ना। बच्चे कुछ डाउट मुझसे पूछते हैं तो मैं वहाँ पर आपको जवाब देता हूँ। वहाँ आपको रितिका मैम भी मिल जाएंगी। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि बाकी फैकल्टीज़ भी वहाँ पर ऐड हो जाए, ठीक है ना। लेकिन जब तक मैं हूँ, प्लीज़ बाकी लोग वहाँ पर आइए, जितने भी बच्चे हैं, और ग्रुप में आकर थोड़ा सा डिस्कशन करिए और सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, इसको जानने के लिए जो मेथड थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वेरिएबल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं हो सकती। हमारे सिलेबस में हम कंजर्वेटिव फोर्स मानते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स को मानते हैं। हमारे सिलेबस में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या मानते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स मानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स मानते हैं। किसको मानते हैं, और स्प्रिंग फोर्स को मानते हैं। स्प्रिंग फोर्स के बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मानते हैं। किसको मानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मानते हैं। समझे आप या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, if a conservative force is given as F is equals to 2x I cap plus 3y square j cap, find the potential energy at 3, 4 if potential energy at 2, 1 is 8 जूल। क्या? चलिए भाई क्या करेंगे इसमें। फोर्स दिया हुआ है आपको, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना। इनिशियल पोजीशन दी है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन दी हुई है। दिस इज योर इनिशियल एंड दिस इज योर फाइनल। मतलब 2, 1 यहां से आप गए हो किसकी तरफ, फाइनल पोजीशन की तरफ, जो कि है किस पे, 3, 4 पे, जो कि है किस पे, 3, 4 पे, ठीक, ओके। इनिशियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको 8 जूल दी गई है, और फाइनल पोजीशन से पे आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है ना, ओके। अगर किसी तरीके से आपको ये पता चल जाए, UF माइनस UI की वैल्यू पता चल जाए, तो आपका काम बन जाएगा। हम जानते हैं वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स का जो नेगेटिव होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। मतलब मैं कैसे भी अगर वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स अगर निकाल लूं तो मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो हमारा काम अब पूरा फोकस्ड है कहां पे, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स निकालने में। चलो इसका तो सिंपल फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा Fx dx प्लस Fy dy, Fx dx प्लस Fy dy। अच्छा, इनिशियल पोजीशन है 2 से लेके 3, और ये क्या हो जाएगा 1 से लेके 4, हो जाएगा 1 से लेके 4, 2 से लेके 3, 1 से लेके 4, ठीक है। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, Fx की वैल्यू कितनी है, 2x, तो हो जाएगा 2x dx का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3 तक, प्लस Fy dy 3y स्क्वायर dy कहाँ से कहाँ तक भाई, 3, ये हो गया हमारा 2 से लेके 3 तक, ये हो जाएगा 1 से लेके 4 तक। समझे कि नहीं समझे? अरे 2 से लेके 3 तक और 1 से लेके 4 तक। क्लियर? जी सर क्लियर। आ जाओ आगे। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। लिमिट चढ़ गई कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3 तक की। चलो वाई क्यूब बाय 3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, वाई क्यूब आ गया, ठीक, 1 से लेके 4 तक, ओके। चलो तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट 3 का स्क्वायर 3 का 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा। चलो तो 9 में से 4 गए 5 बचा, 64 में से 1 चला जाएगा 63 बचा, कितना आ गया 68 जूल। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स आ गया 68 जूल, है ना। तो यहाँ पर जिस चीज़ की कमी थी वो आपके पास आ गया, UF माइनस UI की वैल्यू है 8 जूल, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स 68 जूल का नेगेटिव। तो UF कितना आ जाएगा, -68 प्लस 8 यानी कि -60 जूल, कितना आ जाएगा -60 जूल। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर। पक्का? जी सर एकदम पक्का। 68 जूल आया, 9 माइनस 4 प्लस ये हो गया, वहाँ पर लेकर गया नेगेटिव लगा दिया, आंसर आ गया हमारा अब UF किसके बराबर, -60 जूल के बराबर। नेक्स्ट है हमारा इफ FC इज इक्वल टू 3 आई कैप। वैसे ही क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, ये क्वेश्चन आप करोगे आप, वैसे ही क्वेश्चन है मिलता जुलता। आपको कंजर्वेटिव फोर्स दे दिया गया है कितना, 3 आई कैप
प्लस 4j कैप, ठीक। और बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज दिस, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो आपको यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल दे दी गई है और यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं आपको 0 से 1 तक के, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दे दी जाएगी, कितनी 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 निकालना है भैया, थोड़ी ना जाएगी, निकाला जाएगा और पॉइंट कितने हैं 2 3, ये 2 3 पॉइंट। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, ठीक। होमवर्क है आपके लिए, इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा, है ना। कमेंट में नहीं बताना है तो उसका स्क्रीनशॉट लो और जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है वहां पर इसको शेयर करो, देखो आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहां बात करो यार, हाँ, फैमिली ग्रो करो, रोज मैं देखता हूँ वहां पे कितने बच्चे एक्टिव है, ठीक। नेक्स्ट, a particle moves along the loop A, B, C, D, A while a conservative force acts on it. The work done by the force along the various sections of the path are ठीक है। Assume that the potential energy of the particle is 0 at A. Write the potential energy of the particle when it is at B and D. हमारे पास वर्क दिया हुआ है AB गिवन है, BC गिवन है, CD गिवन है और CD के बाद DA गिवन नहीं है, ठीक। अच्छा, यहाँ कंजर्वेटिव फोर्सेस के कहाँ वर्क डन हो रहा है, देखो क्लोज लूप बना रहा है, लिखा हुआ है पार्टिकल मूव्स अलोंग द क्लोज लूप ABCD व्हाइल अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स हो रहा है। अच्छा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज लूप क्या होता है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज लूप क्या होता है, इन अ क्लोज लूप क्या होता है मुझे बताओ, 0 होता है। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज लूप 0 होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है वर्क डन AB BC CD प्लस DA किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, हाँ कि ना, हाँ सर। AB आपको दिया हुआ है -50 जूल के बराबर, प्लस BC आपको दिया हुआ है 25 जूल के बराबर, प्लस CD आपको दिया हुआ है 60 जूल के बराबर, प्लस DA आपको दिया हुआ है, नहीं निकालना है DA, तो DA निकालना है। चलिए, तो -50 प्लस 25 कितना हो जाएगा, -25 और 60 कितना हो जाएगा बताओ मुझे, -25 और 60 हो जाएगा 35, है ना। -25 और 60 हो जाएगा कितना, 35। तो वर्क डन DA में कितना आ जाएगा, -35 आ जाएगा, नहीं 30 और 20 50, ठीक है, बिल्कुल सही। तो DA में वर्क कितना आ रहा है, -35 जूल आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमको बोल रहा है राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट B एंड D। राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट B एंड D। ओके, हम जानते हैं अगर वर्क हुआ है पार्टिकल को A से B ले जाने में, है ना, अगर वर्क हुआ है पार्टिकल को A से B ले जाने में तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा पेन भाई, है फाइनल माइनस इनिशियल, यही होगी कि नहीं होगी। वर्क डन अगर हुआ है A से B ले जाने में तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी फाइनल माइनस इनिशियल, और इसके आगे लगा देंगे हम एक माइनस साइन, क्योंकि ये वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वेरी गुड। कितना दिया है, A से B में वर्क -50 जूल इक्वल्स टू माइनस UB हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी एट B, माइनस A पे तो 0 दी हुई है ना, क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल अज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट A, ठीक है ना। ये आपको अज्यूम करने के लिए बोल दिया, अज्यूम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट A। आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 दे दी गई है, माइनस से माइनस कट गया तो पोटेंशियल एनर्जी एट B कितनी निकल कर आ गई है, 50 जूल निकल कर आ गई है। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ो। आगे बोल रहा है राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट D। अब आपको D पर निकालना है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सेम वही बात कि अगर आप पार्टिकल को D से उठाकर A पे ले गए हो, अगर आप पार्टिकल को D से उठाकर A पर ले गए हो तो आपने वर्क किया है पार्टिकल्स को D से A तक ले जाने में, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, UA माइनस UD, फाइनल माइनस इनिशियल, UA माइनस UD और इसका नेगेटिव साइन, ठीक है ना। वर्क D से A तक में कितना आया है, -35 जूल इज इक्वल टू माइनस UA तो 0 है, माइनस UD हमको निकालना है, UD हमको निकालना है, ठीक। माइनस से माइनस कट गया तो UD की वैल्यू कितनी आ गई, -35 जूल। पोटेंशियल एनर्जी एट B एंड D आप निकाल चुके हो। क्लियर, क्वेश्चन आपने कर लिया, सेंगेज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आपको आ गया है कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, हमने देखा यार कि जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। ओके,
ये जो वर्क है अगर मैं इसको छोटे से वर्क में तोड़ लूँ, DWC लिख दूँ उसको, छोटा वर्क, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ DU हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, नेगेटिव ऑफ DU इज नथिंग बट DWC। हाँ सर, क्या मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करके इस तरीके से लिख सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, हम जानते हैं कि जो वर्क होता है वो और कुछ नहीं होता, वो होता है F वेक्टर डॉट DR वेक्टर, अगर आपको याद हो थोड़ा सा तो। हाँ सर, याद है, बिल्कुल याद है। अरे बिल्कुल याद है सर, बिल्कुल याद है। ये टोटल वर्क होता है। छोटू वर्क अगर आपको निकालना हो तो छोटू वर्क क्या होता है, F वेक्टर डॉट DR वेक्टर, F वेक्टर डॉट DR वेक्टर। याद आया कि नहीं आया? हाँ सर, बिल्कुल आया, F वेक्टर डॉट DR वेक्टर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं DU इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ छोटू सा जो वेक्टर है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा निकाला जा रहा है तो हम क्या लिख देना है यहाँ पर, CC लगा रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा निकाला गया वर्क। तो DWC किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ F वेक्टर डॉट DR वेक्टर के बराबर। समझे या नहीं समझे? हाँ सर, बिल्कुल समझ गए। तो ये लो भैया, नेगेटिव साइन लगा दिया। मैं अगर आपसे पूछूं क्या मैं F वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, DU बाय DR वेक्टर लिख सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, DU बाय DR वेक्टर। ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप आ गया पोटेंशियल एनर्जी और किसमें, कंजर्वेटिव फोर्स में। कौन सा फोर्स है ये, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना। तो F इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ DU बाय DR। इसे हम पढ़ेंगे कहां पर, जब हम इक्विलिब्रियम के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। नेगेटिव स्लोप ऑफ UR कर्व विल गिव अस कंजर्वेटिव फोर्स। लिए बस, कंजर्वेटिव फोर्स। मेरी बात समझे या नहीं समझे? हाँ सर, समझ गए। क्या है, देखो, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ UR कर्व आपको क्या दे रहा है, फोर्स दे रहा है, और वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, है ना। इसकी जरूरत पड़ेगी कब, जब नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, है ना। तो अभी आप इसको यहाँ पर देख लो, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। तो रिलेशनशिप आ गया है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। आ गया है जी सर, आ गया है। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़िए सर। ओहो, एक चेन का क्वेश्चन भी आ गया है। आइए जरा चेन की बात कर लेते हैं। अ चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अ स्मूथ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस R। हेमिस्फीयर बनाना पड़ेगा, ठीक है, हेमिस्फीयर बना लेते हैं। ये हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, बट मुझे इसको आधा करना पड़ेगा ना। चलो ज़रा आधा कर लेता हूँ इसको। चलिए, चलो, और फिर मैं इसको जोड़ देता हूँ। आइए, सीधी सीधी लाइन बननी चाहिए। ठीक है, ओके, हेमिस्फीयर बन गया हमारा। आगे आगे क्या बोल रहे हैं, A chain of length L and mass M lies on the surface of a smooth hemisphere of radius R, okay, greater than L। ठीक है, तो आपको यहाँ रेडियस दे दिया हेमिस्फीयर का, कितना है, R है, ठीक है ना। उस पर मैं एक चेन रख देता हूँ। चेन मैं कैसे रख रहा हूँ देखिएगा जरा, ये चेन रखी हुई है, ठीक, चेन रखी हुई है, ठीक है, ओके। A chain of length L and mass M lies on the surface of a smooth hemisphere of radius R greater than L with one end tied to the top of the hemisphere, taking base of the hemisphere as reference line. Okay, base of the hemisphere as the reference line. Find the gravitational potential energy of the chain. Okay, तो यहाँ पर आपने एक बोल दी है एक स्टेटमेंट कि ये जो बेस है इसको आप अपना रेफरेंस पॉइंट मान लो, यानी कि यहाँ पर आप अपनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान लो, 0 मान सकते हो। ठीक है, ये जो चेन है ये कैसे रखी है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसका एक एंड है और दूसरा एंड कहां पर है, इस पॉइंट पर है। ठीक है, ओके। चेन की जो टोटल लेंथ है वो आपको कितनी दे दी गई है, L दे दी गई है। ओके, ठीक, टोटल L लेंथ की चेन का जो मास है वो क्या है, M है। टोटल L लेंथ की चेन का जो मास है वो M है ना। मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी। चलो देखो, मैं जानता हूं यहां पर बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे कि यार इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो, यहां कहीं है, यहां कहीं अगर आप देख लोगे तो ये हाइट पता कर लो और mgh से वो mgh से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं। अगर आपकी चेन इस तरीके से होती, देखो अगर आपकी चेन ऐसी होती,
है ना, चेन ऐसी होती और यहां से इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर होता, h हाइट ऊपर होता, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि इस चेन का अगर टोटल मास m है तो वो सेंटर पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा। तो हम बोलेंगे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी mgh, समझे या नहीं समझे, h/h यहाँ से h, क्लियर, समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो ऐसे करना बहुत सिंपल होता, बट यहाँ पर क्या है भाई, वो एक हेमिस्फेयर पे टंगी हुई है, हेमिस्फेयर पे टंगी हुई है। आप देखिए टोटल L लेंथ का मास स्मॉल m है, इतनी लेंथ का मास कुछ और होगा, इतनी लेंथ का कुछ और होगा, इतनी लेंथ का कुछ और होगा, इतनी लेंथ का कुछ और होगा। और देखिए सबकी हाइट क्या है, सबकी हाइट रेफरेंस पॉइंट से अलग अलग है, सबके h की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो आप यहां पर सीधे mgh नहीं लगा सकते। एक दिक्कत तो हमें ये फंस गई, तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि हम एक छोटू सा मास लेंगे, एक छोटू सा मास कंसिडर करेंगे dm मास। ये मैंने छोटू सा मास कंसिडर किया है dm मास, ठीक है ना। ओके, चलिए ये सेंटर है, कितनी डिस्टेंस दूर जाके, थीटा एंगल दूर जाके, ठीक है ना। डी थीटा का हमने क्या सिलेक्ट कर लिया है, एक छोटा सा एलिमेंटल मास dm सिलेक्ट कर लिया है। ओके ओके, जिसकी हाइट आप बता सकते हो यहाँ से कितनी है, हाइट आप बता सकते हो, सर बता सकते हैं। आपने बोला ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, मैंने कहा ये भी रेडियस है। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये r cos थीटा होगा, ये r sin थीटा होगा, मैंने कहा हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कितना होगा, r sin थीटा, r sin थीटा। तो आपको पता चल गई कि इस dm मास की हाइट यहाँ से कितनी है, r sin थीटा है, समझ रहे हो। अब थीटा वेरी करोगे तो हाइट वेरी होती जाएगी, थीटा अगर वेरी करोगे तो हाइट क्या होती जाएगी, वेरी होती जाएगी। अलग अलग हाइट के लिए अलग अलग थीटा होगा, मतलब आप अलग अलग एलिमेंटल मास को कंसीडर करोगे, सबको एक साथ इंटीग्रेट कर दोगे लिमिट लगाकर, तो आपके पास पूरी चेन की क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मेरी बात समझे या नहीं समझे। देखो छोटा सा मास आपने dm लिया, उसको g से मल्टीप्लाई किया, उसकी हाइट h1 हो गई, प्लस दूसरा मास लिया dm, उसको g से मल्टीप्लाई किया, उसकी हाइट h2 हो गई। फिर आपने dm मास लिया, g से मल्टीप्लाई किया, उसकी हाइट h3 होगी। ऐसे ऐसे करते करते आपने सारे dm मास लिए, सबको ऐड किया, यानी कि इंटीग्रेशन कर दो ना। इससे अच्छा तो ऐड कर रहे हो छोटे छोटे मास को, इससे अच्छा क्या करो, इन सबको हटाओ और इंटीग्रेशन का यूज कर लो भाई, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि छोटी सी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी, dm इंटू जी इंटू एच के बराबर, समझे कि नहीं। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी चेन की मिल जाएगी। ओके, कहां से कहां करना है इंटीग्रेट, ये भी देख लो। इंटीग्रेट कहां से कहां करना है, यहां से यहां करना है। मतलब यहां पर जो मास है थीटा की वैल्यू 0 है, यहां थीटा की वैल्यू 90 है, तो यहां 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक इंटीग्रेट करेंगे, पूरी चेन कवर हो जाएगी उसमें। ओके सर, दिक्कत यहाँ ये फंसेगी कि h की वैल्यू आपके पास क्या है, बताओ मुझे। ये जो dm मास आपने लिया है इसके लिए h की वैल्यू r sin थीटा है, हाँ ठीक है। यहाँ पुट करिए भाई 0 से लेके 90 डिग्री, क्या दिक्कत फंसेगी, समझ में आ रहा है क्या, dm इंटू जी इंटू r sin थीटा। ये सब हम बहुत करेंगे सेंटर ऑफ मास में जब पहुंचेंगे, तो ये सारे काम करेंगे, ठीक है ना। ओके सर, dm इंटू जी इंटू r sin थीटा। अगर सिंपल सिंपल चेन होती ना तो आसानी से निकलता, मैंने अभी आपको एग्जांपल देकर बताया ना, सिंपल सिंपल चेन होती तो हो जाता। ऐसा बोल देता कि भाई ये चेन ऐसी रखी हुई है, ये चेन है, ये चेन है, और ये यहाँ से h हाइट ऊपर रखी हुई है, बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप बोलोगे mgh हो जाएगी, है ना। लेकिन जब ऐसे चेन हेमिस्फेरिकल उस पर रख दी जाए तो आप फिर सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर पे नहीं बोल सकते, है ना। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। चलिए आ जाइए, जब सेंटर ऑफ मास में पहुंचेंगे बहुत सारे इंटीग्रेशन करेंगे, टेंशन मत लो। चलिए dm इंटू जी इंटू आर साइन थीटा। अब बात यह है कि यहाँ dm लिखा है, यहाँ पर जो लिमिट चढ़ी है वो तो थीटा की चढ़ी है। अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे x की लिमिट x1 से लेके x2 तक होती है ना, जो dx लिखा हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, हाँ कि ना। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन यहाँ पर dm है, dm के आगे कुछ m वाला टर्म ही नहीं है और लिमिट अलग थीटा की चढ़ा दी है, तो यहाँ कुछ तो दिक्कत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग क्या है, दिमाग इतना है कि देखो ये जो dm है ना, इसकी लेंथ कितनी होगी मुझे बताओ। रेडियस है r, रेडियस है r, एंगल स्वाइप हुआ है डी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा r डी थीटा। ये पूरा का पूरा आर्क कितना हो जाएगा, r डी थीटा हो जाएगा। मानते हो या नहीं मानते, सर बिल्कुल मानते हैं, 100% मानते हो, बिल्कुल मानते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये जो आर्क है, जो आर्क है वो कितना हो गया, r डी थीटा हो गया। ये रेडियस कितना था, r था, ये एंगल कितना था, डी थीटा था। ओके आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या
मुझे पता है कि इस टोटल एम मास, ये जो टोटल एम मास है किसका, अरे भूल गए क्या, ये जो टोटल, अरे अरे अरे, ये जो टोटल एम मास है किसका, एल लेंथ की चेन का, ठीक है ना। तो डीएम मास का डीएम मास कितना होगा, यही बात समझ में। मैं बोल रहा हूं कि एल लेंथ का मास है स्मॉल एम, इस चेन की एल लेंथ का मास है स्मॉल एम, ठीक है ना। तो आपने इस छोटे से डीएम मास की लेंथ कितनी निकाली, आर डी थीटा निकाली, हाँ सर आर डी थीटा निकाली। तो इस आर डी थीटा जो लेंथ है, क्या आप मुझे बता सकते हो उसका मास कितना होगा, हाँ सर बता सकते हैं, आर डी थीटा इंटू एम बाय एल। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझे। ये जो एल लेंथ है, ये जो टोटल एल लेंथ है, ये कितनी होगी ये बता सकते हो आप, सर ये होगी 2 पाई आर के आधे के बराबर, यानी कि पाई आर के आधे के बराबर। अरे बाबा ये टोटल लेंथ कितनी, यहां से यहां तक की लेंथ आप बता सकते हो कितनी होगी, ये टोटल होगी सर पाई आर। ओके, तो ये चेन जो आधी लटकी हुई है, ये जो आधी रखी हुई है, ये कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, पाई आर बाय 2। ओके 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 ओके, तो लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर बाय 2। ये मैंने लेंथ की वैल्यू निकाल ली, उसके लिए यहां पुट कर दो, तो ये आ जाएगी आर डी थीटा एम अपॉन पाई आर बाय 2। आर से आर कट गया, तो आपके पास डीएम मास की वैल्यू आ रही है, और वो कितनी है, डीएम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा। यही है ये देखो, ट्वाइस ऑफ एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा, ये डीएम की वैल्यू आई है, ठीक है। ओके वेरी गुड, आ जाइए। तो यहाँ पर आप देखिए हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब आप डीएम की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, मुझे दिख नहीं रहा है, 2m पाई 2m बाय पाई इंटू जी इंटू आर साइन थीटा डी थीटा, है ना। ओके, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 90 डिग्री तक। ये इंटीग्रेट होकर बना देगा पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी। कांस्टेंट जो जो चीज़ें हैं उसको आप बाहर निकाल लो, 2m पाई जी आर बाहर निकाल लो, 2m जी आर बाय पाई बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 0 से लेके 90 डिग्री तक। आ जाइए, पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ रही है 2m जी आर बाय पाई, ठीक है ना। साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। अरे यार साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और इसकी लिमिट चढ़ेगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 डिग्री तक। माइनस बाहर निकाल लो, तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ट्वाइस ऑफ एम जी आर बाय पाई, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस कॉस 0, कॉस 90 माइनस कॉस 0। ओके, तो u इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ एम जी आर बाय पाई, ब्रैकेट के अंदर कॉस 90 0, कॉस 0 इज 1, तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो निकल कर आएगी उसे मैं लिख दे रहा हूँ, फाइनली ऊपर कहीं जगह मिल जाए तो यहाँ साइड में लिख देता हूँ, u इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ एम जी आर, ट्वाइस ऑफ एम जी आर बाय पाई, एम जी आर बाय पाई। लो भाई क्लियर। तो आपके पास क्या आ गई भाई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई है इस चेन की, और वो कितनी है, 2mgr बाय पाई। क्लियर जी सर, एकदम क्लियर। ओहो हो, वाह यार सर, इतना इंटीग्रेशन करा दिया, अब तो हमको डर लग रहा है सर कि कर पाएंगे नहीं। कुछ भी नहीं है, इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखोगे, जो कैच था वो यहाँ था, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप ये समझ गए तो बस सारी चीज़ें तो आपको आराम से बन जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, the potential energy for a conservative force system is given as u is equals to ax square minus bx, where a and b are constants. Find out the expression for force. Okay, equilibrium position। अब देखो ये equilibrium position, और इसकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, इस लेक्चर को आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, जहां पर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर लेंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करने के बाद हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। अधूरा क्वेश्चन करने का कोई सेंस है नहीं। आगे बढ़ते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, टेंशन मत लेना। अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग
As the spring deformation changes from x1 to x2, the work done by the spring is this. Work done by the spring is minus of k2 x2 square minus x1 square. u अच्छा इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसको हमने u2 माइनस u1 लिख दिया और माइनस साइन क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब ये कहाँ से आया कैसे आया सब मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो वर्क हम करते हैं स्प्रिंग को खींचने में, वही वर्क स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बन के क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। वर्क डन बाय अस जो होता है वही स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस ऑफ के एक्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये एक वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, समझे या नहीं समझे। हाँ सर, x की वैल्यू बदलोगे तो फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। माइनस साइन क्या बताता है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इस डायरेक्शन में होने वाला है स्प्रिंग का, इसलिए इनके बीच में क्या आता है, एक माइनस साइन आता है। समझे कि नहीं समझे, ये सब आपको पहले से पता होगा, नहीं भी पता है तो अभी पता चल गया है। सुनो मेरी बात ध्यान से, स्प्रिंग जो है उसकी बात हम अच्छे से करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा मैं। लेकिन जो फॉर्मूले हैं आप उन पर फोकस ज्यादा किया करो। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला ये है, इसको लिख लिया है ना। आप अगर पूछोगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या है, तो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर है, या आप लिख कर रख लो। कैसे आने वाला है मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है, इसमें मैंने एफ फोर्स लगाया। क्या लगाया, एफ फोर्स लगाया। ये इसकी मीन पोजिशन है। मीन पोजिशन मतलब ये नेचुरल लेंथ है, इसको मैं बोलता हूँ नेचुरल लेंथ, है ना। अब इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूं, बट फोर्स लगाने से पहले ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी। स्प्रिंग अगर आप छोड़ोगे तो स्प्रिंग इस लेंथ में आकर रुक जाती है, ठीक। मैंने जब इस पे फोर्स लगाया तो ये कितना आगे आ गई भाई, मान लीजिए इस पे डिस्प्लेसमेंट हो गया x का, या डिफॉर्मेशन हो गया x1 का। अच्छा, फिर मैंने इसे और आगे खींचा तो अब इस पे डिफॉर्मेशन कितना हो गया, x2 का। कितना हो गया डिफॉर्मेशन, x2 का हो गया, ओके। ये इसकी मीन पोजीशन है, तो डिफॉर्मेशन में हमेशा कहां से देख रहा हूं, मीन पोजीशन से देख रहा हूं, जहां पर हम x की वैल्यू क्या लेकर चल रहे हैं, 0 लेकर चल रहे हैं। ओके ओके, वेरी गुड। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स अभी आपने बताया कि एक वेरिएबल फोर्स है जिसका फॉर्मूला है माइनस के एक्स। तो मुझे अगर वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, क्योंकि स्प्रिंग है एक, स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के एक्स, या ऐसे लिख दो एफ सी डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके x2 तक। लिख सकते हो कि नहीं, ये कंजर्वेटिव फोर्स ही स्प्रिंग फोर्स है, समझना। मैं अगर एफ सी लिख दे रहा हूँ, वही क्या है, एफ एस है, स्प्रिंग फोर्स है यहाँ पर इस कंडीशन में, ठीक है। ओके, यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज x1 से लेके x2 तक। एफ सी की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस के एक्स के बराबर है डी एक्स। ओके, के को हम बाहर निकाल लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है सर। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इस बाहर निकाल लिया हमने के, इंटीग्रेशन कर दिया हमने इसका, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, बाहर निकाल दो, और लिमिट चढ़ जाएगी इसकी कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके x2 तक, ठीक है ना। सो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट माइनस के बाय 2 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। समझे नहीं समझे, हाँ सर समझिए। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर प्लस हाफ के x1 का स्क्वायर। ओके जी सर, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तो स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसीजर फॉलो किया है। अच्छा, ये जो हमने वर्क किया है, ये जो हमने वर्क किया, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा कि नहीं, हाँ सर। ये किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि U2 माइनस U1 के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं, ओके। क्यों होगा, अरे भाई पढ़ा है ना, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है। अच्छा मैं अगर इसको माइनस साइन को इधर ले आऊं, यानी इस पे माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके ओके ओके, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स आपने निकाल लिया है, इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो लो भाई मैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स निकाल रहा हूँ, वो क्या होगा बताओ मुझे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर। और यही चीज़ क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस हाफ
के x1 का स्क्वायर। समझे? ये जो फॉर्मूला अभी पिछले स्लाइड में आपने देखा था उसको हमने क्या कर लिया है, डिराइव कर लिया है। ये देखिए, ये फॉर्मूला आपने देखा था, इसको मैंने क्या कर लिया भाई, डिराइव कर लिया। ये देखिए, क्लियर है? पक्का? तो अब आप ये फॉर्मूला याद करेंगे कि अगर आपने स्प्रिंग को खींचा है, स्प्रिंग को अगर आप खींचकर उसकी मीन पोजीशन से, नेचुरल लेंथ से खींचकर x1 पर लेकर जा रहे हो और उसके बाद आप उसको x2 पर लेकर जा रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी इस स्प्रिंग में? हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। पक्की बात है? जी सर पक्की बात है। ओके सर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले, एक तो स्प्रिंग का फॉर्मूला, ये एक वेरिएबल फोर्स होता है, बता चुका हूं, ये एक वेरिएबल फोर्स होता है ना। इंटीग्रेशन लगाया तो हमने यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग निकाल ली। लो भाई, आगे बढ़े? जी सर आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइडियल स्प्रिंग एसोसिएटेड विद द स्प्रिंग फोर्स व्हेन कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड। ये बात बहुत अच्छी बोल दी है इसने कि चाहे कंप्रेस करो चाहे इलोंगेट करो, दोनों ही केस में आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो हाफ के एक्स स्क्वायर ही है। by a distance x from its natural length is given by the following expression u is equals to half kx square। बहुत बढ़िया, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। अच्छा, नेचुरल लेंथ में the potential energy at natural length, the potential energy at नेचुरल लेंथ वो लेंथ होती है कि जब आप स्प्रिंग को खाली छोड़ दोगे तो वो जिस लेंथ पर जाकर रुकेगी वो उसकी नेचुरल लेंथ होगी। द पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग is assumed to be zero। ऐसा मान लिया गया है, ये हमने अज्यूम किया है कि नेचुरल लेंथ पर अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग पूछेगा, ये नेचुरल लेंथ है, इस पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी पूछोगे स्प्रिंग की तो मैं क्या बोल दूंगा? जीरो है। ठीक है ना? अगर x इलोंगेट करूं या x कंप्रेस करूं, दोनों ही केस में जो उस पर पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग की वो होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है? ओके, चलो इसकी यूनिट क्या होगी? एनर्जी है तो पक्की बात है जूल होने वाली है। एनर्जी है तो पक्की बात है क्या होने वाली है? इसकी यूनिट जूल होने वाली है। आइए क्वेश्चन आ गया है। अ स्प्रिंग फोर्स ऑफ कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। हाँ भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर आप निकालोगे तो वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। वो कितना हो जाएगा? हाफ के की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर दी गई है और x का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर है, यानी कि 5 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर ये होने वाला है। ठीक है, ये मीटर में होगा। ठीक, मीटर से मीटर, ये न्यूटन मीटर, अच्छा मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो ये कट गया। ठीक है, हाफ इंटू 100 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। ठीक है ना? ये 10⁻² है, कट जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 12.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। ठीक ना? दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज u। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी। व्हेन अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर, एक स्प्रिंग है उसको आपने स्ट्रेच कर दिया है 2 सेंटीमीटर। स्प्रिंग है, उसने आपने उसको स्ट्रेच किया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स आया है वो कितना आएगा? हाफ के 2 का स्क्वायर। ठीक, आगे बोला है इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज u। ठीक है, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 10 सेंटीमीटर, अब आपने क्या किया भाई? स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर दिया। 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? हाफ के इंटू 10 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी। ओके, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको u दी गई है, u से हमको कंपेयर करना है। तो u इज इक्वल्स टू हाफ के 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय, हमको नई पोटेंशियल एनर्जी u2 निकालनी है जो कि होगी हाफ के 10 का स्क्वायर। हाफ के क्या कितना बचा? 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं u2 की वैल्यू आएगी 100/4 इंटू u इज इक्वल्स टू u2। ये हो जाएगा कितना? 25 u। u2 की वैल्यू आ गई 25 u। आंसर आ गया 25 u। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्या बोल रहा है? 2 स्प्रिंग्स A एंड B
A and B having spring constant Ka and Kb, Ka is equals to twice of Kb are stretched by the applying force of इक्वल मैग्नीट्यूड। अच्छा, दोनों ही स्प्रिंग पर जो फोर्स लगाया गया है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है। इफ एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ए इज ई ए, देन एनर्जी स्टोर्ड इन द बी विल बी ओके। फोर्स क्या है, एफ ए और एफ बी बराबर है, दोनों ही स्प्रिंग पर जो फोर्स लगाया गया है वो बराबर है, ठीक है ना, ओके। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, हाफ के ए इंटू एक्स ए का स्क्वायर, हाँ सर, इज इक्वल्स टू हाफ के बी इंटू एक्स बी का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हाफ से हाफ चला गया तो हम बोल सकते हैं के ए एक्स ए का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, के बी इंटू एक्स बी का स्क्वायर के बराबर। हमसे बोल रहा है हाँ, इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ए इज ई ए, देन द एनर्जी स्टोर्ड इन बी विल बी। आ जाओ, एनर्जी स्टोर्ड इन ए डिवाइड बाय एनर्जी स्टोर्ड इन बी, आ जाइए। तो मुझे एक बात बताओ, एनर्जी स्टोर्ड इन ए क्या होगी, हाफ के ए एक्स ए का स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय एनर्जी स्टोर्ड इन बी क्या होगी, हाफ के बी इंटू एक्स बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ से हाफ चला गया, ठीक। अब क्या करें, कुछ कट तो रहा नहीं है, हमको ये पता है कि के ए जो है वो ट्वाइस ऑफ के बी के बराबर है, लेकिन एक्स ए एक्स बी का क्या करें, एक्स ए एक्स बी का क्या करें। देखो, हमको बोला गया था फोर्स बराबर है एफ ए एफ बी बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर होगा, के ए एक्स ए इज इक्वल्स टू के बी एक्स बी के बराबर होगा। आप ही ने बताया है कि के ए है जो वो ट्वाइस ऑफ के बी के बराबर है, के ए जो है वो ट्वाइस ऑफ के बी के बराबर है, ठीक है। तो आप देखिए के बी से ये के बी कट गया, क्या आ गया भाई, एक्स ए जो है वो एक्स बी बाय 2 के बराबर आ गया, एक्स ए जो है वो एक्स बी बाय 2 के बराबर आ गया, ठीक है। आइए हम इसको लिख सकते हैं के ए अपॉन के बी इंटू एक्स ए की वैल्यू एक्स बी बाई 2 के बराबर है, यानी कि एक्स बी का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स बी का स्क्वायर, एक्स बी का स्क्वायर एक्स बी का स्क्वायर कट गया। के ए की जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ के बी के बराबर है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ के बी डिवाइड बाई के बी से ये के बी कट गया इंटू 1/4, यानी कि एक 4 नीचे बचा हुआ है, काट दिया, ये 2 हो गया। तो हम बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ ई ए इज इक्वल टू ई बी, ट्वाइस ऑफ ई ए इज इक्वल्स टू ई बी, आंसर आ गया ट्वाइस ऑफ ई ए। क्लियर है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ओ चलिए भाई, समय समाप्ति की घोषणा। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, आपको गूगल पर जाना है, टाइप करना है magnetbrains.com और आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जाकर आप उतना ही खुश होंगे जितना कि ये प्यारा सा बच्चा है। जितना भी कंटेंट हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराते हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट और ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आपको वेबसाइट पर अवेलेबल करा दिया गया है। आप यहाँ पर जाएंगे, टाइप करेंगे, टाइप नहीं करेंगे, क्लिक करेंगे नीट पर। किस पे क्लिक करेंगे, नीट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नीट पर क्लिक करेंगे तो ये सारा कंटेंट आपकी आंखों के सामने आ जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको फिजिक्स पढ़ने का मन है तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट लाइन बाय लाइन आपके सामने आ जाएगा। आप किसी भी पर्टिकुलर लेक्चर पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको पढ़ाता हुआ हाजिर हो जाऊंगा। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार आपसे, जैसे जो आप हमें दे सकते हैं हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।